गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के ऊपर है कि अब इस चैप्टर में ऑलरेडी हम 3-4 क्लासेस कर चुके हैं। अब जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे वो स्कीम्स के ऊपर है। स्कीम का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, और ट्रेड मतलब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या मांगेंगे, हम सर ड्यूटी वापस मांगेंगे, हम एग्जम्पशन मांगेंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं इसी पर्पज को ध्यान में रख के। अब उन स्कीम्स को हमें धीरे धीरे पढ़ना है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे एक्सपोर्ट करने वाले को फायदा मिलता है। तो ऐसी एक स्कीम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का करें चाहे सर्विसेज का करें, तो आपके लिए क्या है, कुछ स्कीम्स चलाई है इंडिया ने। ऐसी एक स्कीम का नाम है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और यहां हम दो दो स्कीम्स की बात करेंगे, एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और एक सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मतलब दो चीजें बेसिकली हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, दूसरा अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब यहां क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली ड्यूटी के, ये जो आपने ड्यूटी वगैरह पे आप जो एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रिप मिलती है। स्क्रिप इन द सेंस जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की फॉर्म में। जैसे आपके अकाउंट में ना कुछ कॉइन्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, इन कॉइन्स का आप यूज कर सकते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे हम पढ़ते नहीं है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो सामने वाले ने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट खरीदने के बदले में आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया है सुपर कॉइन्स का, कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदो उसके बदले में कॉइन मिलेंगे, और इन कॉइन्स का आप यूज कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की पेमेंट में, किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो सकते हैं इन कॉइन्स का यूज करके। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेंगे, ड्यूटी के बदले में क्रेडिट हो जाएंगी स्क्रिप। आप जो ड्यूटी पे करोगे उस ड्यूटी के बदले में आपको कुछ क्रेडिट में मिल जाएंगे स्क्रिप। और इस स्क्रिप का आप यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। जब आप इंपोर्ट करेंगे, अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या मिला, आपके अकाउंट में कुछ ड्यूटी क्रेडिट हो गई वापस। जितना आपने ड्यूटी पे किया उसके बदले में कुछ कोइंस आ गए आपके अकाउंट में। अब इन कोइंस का आप यूज कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए फॉर इंपोर्ट ऑफ इनपुट। जब आप दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट या कोई गुड्स लेकर आएंगे उसके लिए। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट मतलब जब आप एक्सपोर्ट करने के लिए आप रॉ मटेरियल चाहे इंडिया से खरीदेंगे, तो इंडिया में क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, अलग अलग ड्यूटीज लगेंगी इंडिया में। तो उन ड्यूटीज की पेमेंट के लिए करने के लिए भी आप इन क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स तो खत्म हो गया, आजकल जीएसटी आ गया है। और पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और फीस, जो भी और फीस वगैरह लगेंगी उनकी पेमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इन ड्यूटी क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सर मैंने इंडिया से एक्सपोर्ट किया, तो मैंने इस पर ड्यूटीज पे करी। इंडिया तो क्या कहता है, इंडिया प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को, तो इंडिया ने क्या कहा, ये जो ड्यूटीज है इसके बदले में कॉइन्स क्या कर देंगे, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इन कॉइन्स का तुम यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, दूसरे प्रोडक्ट जो तुम इंपोर्ट करोगे, इंडिया से प्रोक्योर करोगे, जो तुम लोकल टैक्सेस पे करोगे, उनकी पेमेंट के लिए तुम उन कॉइन्स का यूज कर सकते हो। सिंपल है ना, कि अगर तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, जो ड्यूटीज पे करोगे, जो टैक्सेस पे करोगे, वो तुम्हें वापस मिलेंगे किसकी फॉर्म में, स्क्रिप की फॉर्म में। और इन टोकन्स का, इन कॉइन्स का तुम यूज कर सकते हो, स्क्रिप का यूज कर सकते हो कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, लोकल टैक्सेस पे करने के लिए, एक्साइज पे करने के लिए, या अदर कस्टम ड्यूटीज की पेमेंट करने के लिए तुम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस स्कीम का, प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एक्सपोर्टर टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एफिशिएंसी। क्या कह रहे हैं, इंडिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, रोड ठीक नहीं है, या लोगों के पास इतना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि ड्यूटी वापस दे दो सर, ताकि सामने वाला क्या कर सके, उस पैसे का यूज कर सके क्या करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए। टू ऑफसेट, ऑफसेट मतलब जो कमी हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, उसे ऑफसेट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए क्या किया गया, आपको वापस दिया जाता है आपका जो एक्सपोर्ट का ड्यूटी होता है। एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड टू प्रोवाइड एक्सपोर्टर ए लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग मतलब बाहर वाले लोगों को इतनी सारे बेनिफिट हैं, तो इंडिया वाले जो बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, जिनके पास इंफ्रा की भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग लगे हुए हैं,
तो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब दो लोग बराबर कब होंगे, जब दोनों की कंडीशंस बराबर होंगी। अब इंडिया वाले की तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है और भी बहुत सारी चीजें उसके पास कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें वापस दे दिया जाता है क्रेडिट। तो दो स्कीमें, एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज और सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। नेचर ऑफ रिवॉर्ड मैंने बता दिए कि ड्यूटी फ्री स्क्रिप ग्रांट की जाएंगे एज ए रिवॉर्ड अंडर MEIS और SCIS, मर्चेंडाइज और सर्विस वाले में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप गुड्स इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगेंस्ट दैम। तो ये जो स्क्रिप आएंगी आप इन्हें क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे किसके अगेंस्ट में, इसे इंपोर्ट और डोमेस्टिकली जो प्रोक्योर करोगे इसके अगेंस्ट में तुम क्या कर पाओगे, इसे यूज कर पाओगे। शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब इनकी पेमेंट करने के लिए तुम इस स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। लाइन थोड़ी सी अटपटी है बट लाइन को इस तरह से पढ़ना कि ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है ये तुम फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो किसके अगेंस्ट में, यानी ये तुम यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए फ्रीली। जब तुम गुड्स इंपोर्ट करोगे या डोमेस्टिकली प्रोक्योर करोगे तो वहां पे जो तुम्हारे टैक्सेस की पेमेंट है उसके लिए तुम क्या कर सकते हैं, फ्रीली तुम यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो किस किस चीज के लिए यूज किया जाएगा वो हमने पढ़ दिया। अब हम पढ़ते हैं पहली स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। फिर हम पढ़ेंगे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो मर्चेंडाइज में क्या है, गुड्स है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ऑफसेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं या जो एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व है इनको ऑफसेट करने के लिए, मतलब आपने जो पेमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए करी है उसका उसे वापस दिया जा रहा है क्या करने के लिए, इंपोर्ट के टाइम पे या इंडिया में जैसे चीजें नहीं है लेकिन तुमने बाहर से मंगवाई तो टैक्सेस लगे, उनको ऑफसेट करने के लिए। विच आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया essentially those having high export intensity, employment potential and thereby enhancing India export competitiveness। ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जहां एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल होगा, जहां आप एनहेंस कर पाएंगे इंडिया का एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट अंडर MEIS, कौन कौन एंटाइटल है या किस किस तरह के प्रोडक्ट एंटाइटल है। अगर तुम क्या कर रहे हो, नोटिफाइड गुड्स और प्रोडक्ट विद ITCHS कोड और नोटिफाइड मार्केट में इन्हें भेज रहे हो तो यहां पे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो नोटिफाइड गुड्स, जो कहां लिखे हैं, अपेंडिक्स 3B में लिखे हैं, नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड मार्केट। अगर तुम क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो नोटिफाइड गुड्स टू द नोटिफाइड मार्केट तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। दूसरा, इस अपेंडिक्स में क्या होगा, रेट भी लिखा होगा, रिवॉर्ड कितना दिया जाएगा, लिस्ट द रेट ऑफ रिवॉर्ड ऑन वेरियस नोटिफाइड प्रोडक्ट, और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, रियलाइज्ड FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। जो तुमने एक्सपोर्ट किया और उससे जो करेंसी आई है उसकी बात की गई है इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, और द FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट एज गिवन इन द शिपमेंट बिल इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज विच एवर इज लेस। मतलब तुमने जो एक्सपोर्ट किया और वहां से जो रियलाइज हुआ वो, या जो तुम्हारा शिपिंग बिल है वो, विच एवर इज लेस, उतने तक तुम्हें क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो तुम्हारा इंडिया में जो बिल बना है वो, उस बिल के हिसाब से जो ड्यूटीज हैं, या जो FOB वैल्यू तुम्हारा वहां पे जो तुमने फ्री ऑन बोर्ड वगैरह किया है तो उसके हिसाब से जो तुम्हारी वैल्यू निकलेगी, दोनों में से जो भी लेस होगा इतने तक तुम्हें क्या दिया जाएगा, बेनिफिट। तो पहला नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड मार्केट, तो ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरा रेट ऑफ रिवॉर्ड भी वही लिखा है। और तीसरा, दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा, एक रियलाइज्ड वैल्यू और दूसरा शिपिंग बिल की वैल्यू, विच एवर इज लेस। इतने तक तुम्हें अलाउड है क्या करना, एंटाइटलमेंट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर तुम कुरियर के थ्रू करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं कुरियर के थ्रू, या मैं ई-कॉमर्स का यूज करके कर रहा हूं, या फॉरेन पोस्ट कुरियर, फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग ई-कॉमर्स, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं गुड्स कुरियर के थ्रू, फॉरेन पोस्ट के थ्रू, ऑफिस यूजिंग ई-कॉमर्स, तो मुझे कितना बेनिफिट अलाउड है, बोले एक्सपोर्ट ऑफ गुड थ्रू कुरियर या फॉरेन पोस्ट ऑफिस यूजिंग ई-कॉमर्स एज नोटिफाइड इन अपेंडिक्स 3C of FOB value of 25,000 per assignment shall be entitled for reward under MEIS। तो 25,000 पर कंसाइनमेंट आपको अलाउड है अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो यूजिंग ई-कॉमर्स। अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट किससे ज्यादा है, मोर देन 25, अगर FOB वैल्यू अब तक 25,000 तक है तो फिर आप एंटाइटल हो रिवॉर्ड के लिए। अगर मोर देन 25 है तो लिमिटेड टू FOB वैल्यू ऑफ 25, तो 25 तक ही तुम्हें क्या दिया गया है, रिवॉर्ड वापस दिया जाएगा। 25 ही लिमिट रखी गई है,
ज्यादा भी करोगे तो 25 ही करेंगे। Such export can be exported in manual mode through foreign post office at New Delhi, Mumbai, चेन्नई। ये जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, ये इन्हीं पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना है जो कहाँ है, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। इन्हीं का यूज करके तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। और एक्सपोर्ट अंडर कुरियर रेगुलेशन शैल बी अलाउड मैनुअली ऑन पायलट बेसिस थ्रू एयरपोर्ट। पोस्ट ऑफिस का मतलब इन पोस्ट ऑफिस का यूज करोगे, और कुरियर का मतलब तुम पायलट बेसिस पे एयरपोर्ट के थ्रू करोगे जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है, एज पर अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू शैल फास्ट ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मोड एट कुरियर टर्मिनल। और इनमें फटाफट डाटा ट्रांसफर किया जाएगा सो दैट सामने वाले को पता चले कि कुरियर कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, और ये सारी चीजें। डन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं किसके थ्रू करूं, अगर मैं कुरियर के थ्रू करूं, फॉरेन पोस्ट के थ्रू करूं, तो क्या है, बोले 25,000 तक अलाउड है। तो बोले वैल्यू अगर 25,000 से ज्यादा हो तो भी 25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट करना है तो यहाँ से करना है, और कुरियर करना है तो यहाँ से करना है, एयरपोर्ट वाली चीजों से। डन। इन एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है एमईआईएस के लिए, बोले जिन्हें डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, जैसे ईओयू, ईएचटीपी, इन्हें तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, इनके लिए ये तो है ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इनके लिए तो बहुत सारे बेनिफिट है। तो बोले इन्हें बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मतलब आप एक जगह बेनिफिट लेंगे, दूसरी जगह बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप डीटीए यूनिट टू एससीजेड में भेज रहे हो तो यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा एमईआईएस का, ठीक है। उसके लिए ड्रॉबैक, वो डीम्ड एक्सपोर्ट में पढ़ा था ना ड्रॉबैक वाला, वो उसके लिए है, ये इसके यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स मतलब इंपोर्ट किया तुमने गुड्स और फिर तुम एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, वहां कवर नहीं है। यहाँ पहले एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट के बेसिस पे जो इंपोर्ट करोगे उनकी बात की गई है। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, इंडिया में बस क्या किया, इंडिया में माल उतारा है और इंडिया में वापस दूसरे शिप में चढ़ा दिया है। मतलब जैसे मान लो चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया आया और इंडिया से उसे अमेरिका भेजना है, तो इंडिया जस्ट शिपमेंट का काम कर रहा है, मतलब ये बीच में ट्रांसशिपमेंट का वर्क कर रहा है, जहां से सिर्फ ट्रांसशिप किया जा रहा है। यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के पोर्ट का यूज किया गया है। डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट हमने पता ही है, एससीजेड वाला, ये डीटीए एससीजेड वाला, तो वहां नहीं है। फिर थ्रू डीटीए यूनिट्स कर रहे हैं, एससीजेड वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने अपना माल पहले डीटीए में भेजा और डीटीए से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोले इन्हें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइटम जो रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड है एक्सपोर्ट के लिए, उनमें नहीं मिलेगा। सर्विस एक्सपोर्ट, क्योंकि सर्विस के लिए सर्विस स्कीम चलाई गई है, सर्विस के लिए सर्विस स्कीम है, ठीक है, सर्विस के लिए सर्विस स्कीम है, तो इसी तरह सर्विस में गुड्स वाला नहीं आएगा। फिर रेड सैंडल्स और ब्रीच सैंड, ये जो चंदन की लकड़ी वगैरह या ये जो रेत होती है ना, बीच की रेत, ये वाली चीजें हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिन पे ऑलरेडी एक ड्यूटी फिक्स की गई है, एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया है, वहां फिर क्या बेनिफिट, जहां ऑलरेडी एक प्राइस तय किया गया है। डायमंड, सिल्वर, इनके लिए भी ऑलरेडी अलग स्कीम है, इनके लिए अदर स्कीम है, तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एंड कंसंट्रेटर ऑफ ऑल टाइप, इनके लिए भी अदर स्कीम है। शेरल्स, शुगर, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, इनको सबको अलग स्कीम में डाला गया है। इसी तरह मिल्क, मीट प्रोडक्ट वेयर प्रीशियस मेटल आर यूज, या एक्सपोर्ट मेड बाय यूनिट्स इन ट्रेड फ्री एंड वेयर हाउसिंग जोन, तो ये भी FTWZ बनाया गया है। तो यहाँ ये जो और कहीं कवर हो रहा है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ जिनके लिए और स्कीम बनाई है वो इस स्कीम में कवर नहीं होगा, जो बच जाएगा वो इस स्कीम में कवर हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट है। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब जहां तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बेनिफिट दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेज करना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। अब एलिजिबिलिटी में क्या है, सर्विस एक्सपोर्टर ऑफ प्रोवाइडर ऑफ नोटिफाइड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया शैल बी रिवाइडेड अंडर SCIS सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड। नोटिफाइड सर्विस रेट ऑफ रिवॉर्ड कहाँ लिखे गए, अपेंडिक्स 3D में लिखे गए हैं, BC वहां आ गया, डी यहाँ आ गया, ठीक है। तो नोटिफाइड सर्विसेज के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और नोटिफाइड सर्विसेज और रेट ऑफ रिवॉर्ड अपेंडिक्स 3D में लिखे गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबल सर्विसेज हैं। फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर, वो जो आपका दो और थे, चार थे ना, हमने सर्विस की डेफिनेशन में पढ़े थे, तो चार में से सिर्फ पहले दो के लिए बोला गया, बाकी दो के लिए नहीं बोला गया। यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ भी एक वैल्यू, वहां कंसाइनमेंट 25,000 की थी, यहाँ $15,000 इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये एलिजिबिलिटी के लिए।
कि सर्विस प्रोवाइडर का क्या होना चाहिए, मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। मतलब आपने पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था उससे आपने कम से कम कितना कमाया हो, $15,000 कमाया हो, तो ही एलिजिबिलिटी है आपको इस स्कीम की मिलेगी। शैल बी एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्कीम। और इंडिविजुअली सर्विस प्रोवाइडर की बात करें या सोल की बात करें तो 10,000 है, कि पिछले साल भर में अगर आपने $15,000 की सर्विसेज दी है तो ही आपको क्या एलिजिबल समझा जाएगा, तभी आपको वापस मिलेगा। अदरवाइज आपको ड्यूटी स्क्रिप आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। जब आपने मिनिमम कितना फॉरेन एक्सचेंज कमाया हो, $15,000 कमाया हो और इंडिविजुअल बेसिस पे 10,000 कमाया हो, तभी आपको क्या मिलेगा, इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर आपने इससे कम कमाया है पिछले साल में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेमेंट इन इंडियन रुपी फॉर द सर्विसेज चार्जेस अर्न ऑन स्पेसिफाइड सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज ए रिसिप्ट इन डीम्ड फॉरेन एक्सचेंज। जो तुमने रुपीज में भी पैसा रिसीव किया है उसे कन्वर्ट कर लेंगे एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, और उसे भी माना जाएगा कि तुमने फॉरेन एक्सचेंज कमाया है। नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ग्रोस अर्निंग, उसमें से क्या कर दो तुम, माइनस कर दो एक्सपेंसेस वगैरह जो तुमने किए हैं, तो इससे क्या निकलेगी, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग निकलेगी, तुमने कितना कमाया है। अगर ईसी होल्डर क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स भी है और एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड टोटल एक्सपेंसेस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर सर्विस सेक्टर ओनली। तो सर्विस के लिए तुम्हें अलग देखना पड़ेगा, गुड्स वाले को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। हेलो, हाँ भाई, पासवर्ड है भारत29। हाँ सारा स्मॉल। ठीक है भाई, तो इन ऑर्डर टू क्लेम रिवॉर्ड, अगर आपको क्लेम करना है रिवॉर्ड, तो सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या होना चाहिए, एक एक्टिव आईसी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सच सर्विस, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना जरूरी है। ठीक है, इफ द आईसी होल्डर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस वाला ही काउंट करेंगे, और आपके पास एक्टिव आईसी भी होना चाहिए। इन एलिजिबल कैटेगरीज कौन सी है, तो बोले फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस अदर देन दोज अर्न फॉर रेंडरिंग ऑफ नोटिफाइड सर्विस वुड नॉट बी काउंटेड। सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज वाला ही काउंट करेंगे। नोटिफाइड सर्विसेज से जो कमाया है, से जो अर्न किया है, उससे ही अकाउंट में लेंगे, मतलब उसे ही काउंट करेंगे एंटाइटलमेंट चेक करने के लिए, दूसरी चीजों को चेक नहीं करेंगे। दस अदर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सच एज इक्विटी, डेट पार्टिसिपेशन, डोनेशन, रिसिप्ट या अदर इनफ्लो, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। फॉलोइंग, ये नीचे वाली चीजों को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस किस चीज से, रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जैसे रेजिंग ऑफ फाइनेंशियल करेंसी लोन, एक्सपोर्ट प्रोसेस रियलाइजेशन ऑफ क्लाइंट, फॉरेन इक्विटी है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, यानी अगर फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए नहीं काउंट करेंगे। और दूसरा, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से कराया है या कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है आपकी, तो उसका भी काउंट नहीं करेंगे, मतलब जो आप रेगुलरली करते रहते हैं, या आपको जो रिसीव हुआ है फ्रॉम ईएफसी अकाउंट, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो ये जो आपके एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, ये सारी चीजें, क्लबिंग ऑफ टर्नओवर और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को काउंट नहीं करेंगे। जो आपको प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन, शिपिंग लाइन से है, नॉट टचिंग इंडिया एट ऑल, जहां इंडिया का टच भी नहीं किया जा रहा है, और टेलीकॉम सर्विस सेक्टर, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज आया है इन्हें काउंट नहीं करेंगे, या आप इस तरह की सर्विसेज दे रहे हो तो इसमें काउंट नहीं होगा।
अगर आप फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की सर्विसेज दे रहे हो वो काउंट नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट अब्रोड है मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो काउंट नहीं होगा। अगर पेमेंट आपके ईएफसी अकाउंट में आ रही है उसे काउंट नहीं करेंगे। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वाली चीजें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली चीजें, एक्सपोर्ट हाउसेज वगैरह, क्लबिंग ऑफ टर्नओवर विद द टर्नओवर ऑफ डीटीए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस या टेलीकॉम सेक्टर, इन सर्विस प्रोवाइडर को एंटाइटलमेंट नहीं दी गई है, इन्हें एंटाइटल नहीं बोला गया। द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट। मतलब तुम ये अलग ही कर रहे हो, इसमें इस स्कीम के अकॉर्डिंग इन्हें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड एरिया, उन्हें ही कैलकुलेट किया जाएगा और किसी को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर शैल बी एंटाइटल, इन्हें भी क्या मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा, जिसका ये यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, जब ये इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज तो उससे जो भी ड्यूटीज वगैरह लगेंगी उनकी पेमेंट के लिए। तो ये आपको दिया गया है मर्चेंडाइज और सर्विस वाला, कि अगर तुम गुड्स कर रहे हो तो वो क्या होगा, और तुम सर्विसेज कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा। बेसिकली एलिजिबिलिटी ज्यादा याद रखनी है, एंटाइटलमेंट ज्यादा याद रखनी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।